नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आओ समझे विज्ञान के 12वें पाठ को लेकर के, जिसका नाम है लाभदायक एवं हानिकारक जंतु और पौधे। बच्चों, इस पाठ को हम 2 भागों में पूरा करेंगे। आज के भाग में हम जानेंगे कि लाभदायक और हानिकारक पौधे कौन कौन से होते हैं तथा इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके दूसरे भाग में हम जानेंगे कि लाभदायक और हानिकारक जंतु कौन कौन से होते हैं और ये हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो आइए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं प्राचीन समय से। प्राचीन समय में यानी कि आज से हजारों वर्ष पूर्व जो मानव था वो पूर्ण रूप से पौधे और जंतुओं पर ही निर्भर रहता था। प्राचीन समय में जब मनुष्य पूरी तरीके से कहाँ रहता था बच्चों? प्राकृतिक वातावरण में, और उसका भोजन था वो पूर्ण रूप से जंगली जंतुओं पर ही निर्भर था। वह जंगली जंतुओं के ही कच्चे मांस को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता था। साथ ही साथ पेड़ पौधों से मिलने वाले कुछ जंगली फलों को भी वह भोजन के रूप में खाता था। अब ये तो बात हुई बच्चों भोजन की और किस वातावरण में वो रहता था। अब अगली क्या जिसकी जरूरत थी, वो थी वस्त्र की। वस्त्र के रूप में वह जंगली जंतुओं की खालों को या पेड़ पौधों की पत्तियों और छालों को पहनता था। तो यानी प्राचीन समय में आज से हजारों वर्ष पूर्व जो मानव था वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर था। धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मानव ने पशुपालन के और खेती के तरीकों को सीखा। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि मानव किस प्रकार से आगे आगे प्रगति करता गया। पहले वो जंतुओं को सिर्फ मांस के लिए या भोजन के रूप में ही प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसने जंतुओं का प्रयोग अन्य कई चीजों में करना शुरू कर दिया। जैसे खेती में भी वो सहायता जंतुओं की लेने लगा था। कुत्तों की सहायता वो अपने शिकार करने में करने लगा था। साथ ही साथ उसने कई जंतुओं का उपयोग सवारी के रूप में भी किया। तो बच्चों, ये तो बात थी प्राचीन समय की। आइए आज के युग में देखते हैं कि पेड़ पौधे और जंतु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। बच्चों, आज के युग में भी हम मानव जीवन में जंतुओं और पौधों की उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि प्राचीन समय में थी, या हम कह सकते हैं कि उससे कहीं अधिक है। क्योंकि आज जब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है तो हम पौधों और जंतुओं के उपयोगों को और भी अधिक बढ़ा चुके हैं। आज पौधे मानव जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। वे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते रहते हैं। पौधों के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि बच्चों आप तो जानते ही हैं कि पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। जी हाँ बच्चों, जो हम श्वसन की क्रिया में जो वायु अपने शरीर में अंदर लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? पौधों से। तो पौधों के बिना तो हमारे जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। साथ ही साथ जो भोजन हम करते हैं वो भी मुख्य रूप से हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अनेक जीव जंतु भी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली जो दैनिक वस्तुएं होती हैं वो हमें किनसे मिलती हैं? विभिन्न प्रकार के जंतुओं से। तो आप देख सकते हैं कि मानव जीवन पे पौधे और जंतुओं के प्रभाव के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हानिकारक पौधे एवं हानिकारक जंतु, और दूसरा लाभदायक पौधे और लाभदायक जंतु। तो अब बात करते हैं बच्चों पौधों की उपयोगिता की, कि पौधे हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। जैसा कि हमने बताया था कि इस पाठ को हम 2 भागों में पूरा करेंगे, और आज के भाग में हम पौधों की उपयोगिता को जानेंगे और अगले भाग में हम जंतुओं की उपयोगिता को जानेंगे। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। भोजन भी प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां भी प्राप्त होती है जिनसे हम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं और उनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बच्चों जरा सोचिए, एक शाकाहारी व्यक्ति जिसका भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, उसके लिए तो पौधे बहुत उपयोगी होते हैं। अगर पौधे नहीं होंगे तो उसे भोजन नहीं प्राप्त होगा। पर क्या मांसाहारी व्यक्ति या मांसाहारी जीव जंतु के लिए भी पौधे उतने ही उपयोगी होते हैं?
जरा सोचिए। चलिए आपके इस प्रश्न का उत्तर हम एक उदाहरण के द्वारा ढूंढते हैं। मान लीजिए कि एक जंगल में सारे पेड़ पौधों को हमने काट दिया। अब वहां रहने वाले मांसाहारी जीव जैसे शेर, लोमड़ी, इनके जीवन पे क्या किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ये अपने भोजन के रूप में किसे ग्रहण करते हैं? भेड़, बकरी, गाय, हिरन, जो कि शाकाहारी होते हैं। और वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर। अब जब पौधे ही नहीं रहेंगे, पेड़ ही नहीं रहेंगे जंगल में, तो क्या ये जो हिरन है, गाय, भेड़, बकरी, क्या ये जीवित रहेंगे? जी नहीं बच्चों। और जब ये जीवित नहीं रहेंगे, जो शाकाहारी जीव हैं वो जीवित नहीं रहेंगे, तो जो मांसाहारी जीव हैं जैसे शेर, वो अपने भोजन में किसे ग्रहण करेंगे? तो यानी बच्चों, जीव चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, सभी के लिए के जीवन में पौधों की उपयोगिता उतनी ही है। तो सबसे पहले हम पौधों की उपयोगिता को लेकर के उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे हमें खाद्य वस्तुएं मिलती हैं, यानी कि भोजन मिलते हैं। कुछ ऐसे पौधों का समूह होता है जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, और उन रेशों से हम क्या बनाते हैं? वस्त्र। कुछ पौधे हमें औषधि देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे पौधों का समूह होता है जिनमें औषधि गुण होते हैं। तो आइए इन्हीं पौधों को इनके समूहों के आधार पे हम एक एक करके विस्तार पूर्वक से जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ऐसे पौधों के बारे में जिनसे हमें भोजन मिलता है। जी हाँ बच्चों, जो भोजन हम सुबह से लेकर के रात तक अपने घर में ग्रहण करते हैं या भोजन के रूप में कुछ भी हम खाते हैं, उनमें से अधिकांशतः चीजें हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। अब बात करते हैं अनाज की। ये जो अनाज हमें पौधों से मिलते हैं वो हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं? क्योंकि बच्चों, जो चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। और इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब बात करते हैं दालों की। बच्चों, जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो मांस के द्वारा पूर्ण हो जाती है, परंतु जो शाकाहारी व्यक्ति होते हैं उनके लिए उनके शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो पूरी होती है दालों के द्वारा। जी बच्चों, जो दाल हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, चाहे वो अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कोई सी भी दाल, सभी जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। शायद बच्चों इसीलिए प्रोटीन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेलों की। जी हाँ बच्चों, तेल। अब ये तेल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जी, तेल का नाम सुनते ही सरसों के पीले पीले खेत याद आ जाते हैं। सरसों के पीले लहलहाते खेत। जी हाँ बच्चों, हमारे और आपके घरों में प्रयोग होने वाले तेलों में मुख्यतः सरसों का तेल प्रयोग किया जाता है। पर क्या आपको मालूम है, कई और ऐसे पौधे होते हैं जिनके द्वारा तेल निकाला जाता है, जैसे सरसों, अलसी, सोयाबीन, नारियल आदि। इन सभी से तेल मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है और जिसका प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। बादाम से भी तेल निकाला जाता है। जी हाँ बच्चों, जो बादाम हम खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए तो बहुत लाभदायी होता ही है, पर साथ ही साथ इसका जो तेल होता है वो भी बहुत ही गुणकारी होता है। इसके तेल का प्रयोग हम अपने त्वचा में मालिश के रूप में करते हैं या बालों में भी लगाते हैं। धान की भूसी से भी तेल प्राप्त किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जिस धान से हम चावल निकालते हैं उसके बाद जो भूसी रह जाती है उससे भी तेल प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं मसालों की, क्योंकि भारतीय व्यंजन जो होता है वो मसालों के बिना तो अधूरा ही है। मसालों का उपयोग भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने में किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जो भोजन में हमारे स्वाद और सुगंध आता है वो मसालों के द्वारा ही आता है। और मसाले सिर्फ हमारे भोजन के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाते या सुगंध को ही नहीं बढ़ाते हैं, ये भोजन को संरक्षित करने में भी सहायक होते हैं। संरक्षित यानी कि भोजन को बहुत लंबे समय तक आराम से रखा जा सकता है। आपके घरों में आपकी दादी और मम्मी आम का अचार तो अवश्य बनाती होंगी। तो बच्चों, ये जो आम का अचार होता है
वो इतने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित होता है? कभी आपने विचार किया है? जी बच्चों, जो ये आम का अचार होता है वो इन्हीं मसालों के द्वारा ही लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। अब बात करते हैं सब्जियों की। सब्जियों के रूप में हम पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम पौधों के किन किन भागों को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ पौधों के जड़ों को हम खाते हैं। जड़ों में हम किन्हें खाते हैं? मूली और गाजर को। जी हाँ बच्चों, जो मूली और गाजर हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो दरअसल पौधों की जड़ होती है। तने के रूप में हम आलू और प्याज को खाते हैं। साथ ही साथ कुछ पौधों की हम पत्तियां भी सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। वो पत्तियां कौन कौन सी होती हैं बच्चों? पालक, चौलाई, धनिया की पत्ती का भी हम प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे भोजन के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। लेकिन बच्चों, धनिया की पत्ती सिर्फ हमारे भोजन को सौंदर्यीकरण ही नहीं देती हैं, वो साथ ही साथ हमारे भोजन के लाभ को और बढ़ाती हैं, क्योंकि धनिया की पत्ती बहुत ही सुपाच्य होती है। अब बात करते हैं फूल की। गोभी का फूल तो सबने देखा होगा और खाया भी होगा। तो बच्चों, जो गोभी का फूल होता है जिसे हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं वो पौधे का फूल होता है। फल के रूप में हम बैगन और मिर्च आदि कई सब्जियों को खाते हैं। कुछ पौधे के बीज भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे राजमा, छोले, चना, ये सब पौधे के बीज होते हैं जिन्हें हम सब्जी के रूप में या किसी अन्य रूप में भी भोजन में ग्रहण करते हैं। अब ये सब्जियां हम क्यों खाते हैं? बच्चों, ये जो सब्जियां होती हैं वो विटामिन और खनिज लवण का भंडार होती हैं। तो बच्चों, आज से अपने भोजन में सब्जी की प्रचुर मात्रा लेना शुरू कर दीजिए। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। अब बात करते हैं कुछ रसीले फलों की। फल पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। जी हाँ बच्चों, जो फल हम खाते हैं वो पोषक तत्वों के बहुत ही अच्छे स्रोत होते हैं। केले में अत्यधिक ऊर्जा व खनिज प्राप्त होता है। आप कभी भी यदि थकान महसूस कीजिए या बहुत अधिक भूख लगे आपको, तो सिर्फ आप 2 केले ग्रहण कर लीजिए। देखिए, आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्योंकि केले में बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। अमरूद, संतरा तथा अन्य सभी सिट्रस फलों में विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी किन किन फलों में पाया जाता है बच्चों? जो कि स्वाद में थोड़े से खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। तो बच्चों, ये तो बात की हमने ऐसे पौधों की जिनसे कि हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। इनकी सूची बहुत लंबी है, पर अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में इनके बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ा होगा कि रेशे प्रदान करने वाले पौधों को हम क्या कहते हैं? पादप रेशे। और इन रेशों से क्या बनता है? वस्त्र बनते हैं या विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं किन किन पौधों से हमें रेशे मिलते हैं। कपास, जूट, नारियल, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें रेशे मिलते हैं, और इन रेशों से हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनते हैं। जैसा कि आप आपको चित्र में ये जूट का एक पौधा दिखाई दे रहा है बच्चों। इस जूट के तने से ही जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, और इन रेशों से ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्रारंभ में तो जूट से सिर्फ बोरे या मोटी रस्सियां ही बनाई जाती थी, परंतु आज अगर आप बाजार में जाके देखेंगे तो जूट से बने ही हुए बहुत ही सुंदर सुंदर सामग्रियां बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के थैले, पर्स आदि। अब बात करते हैं कपास की। कपास के पौधों से जब हमें प्राप्त होती है रुई, और इससे क्या बनते हैं? रेशे, और रेशों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास के पौधे से बने हुए वस्त्र यानी कि सूती वस्त्र पहनने में बहुत ही आरामदायक होते हैं। बच्चों, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व जो है सिर्फ प्राकृतिक रूपों से ही प्राप्त रेशों से वस्त्र बनाए जाते थे, परंतु आज बाजार में आपको बहुत ही कृत्रिम प्रकार के रेशों से बने हुए वस्त्र उपलब्ध हैं, जैसे पॉलिस्टर कह सकते हैं आप, परंतु ये उतने आरामदायी नहीं होते हैं जितने कि कपास से बने हुए सूती वस्त्र। अब बात करते हैं नारियल के पौधे की। नारियल के का फल तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा। नारियल का जो फल होता है उसकी जो जटा होती है जिसे हम निकाल के फेंक देते हैं,
उससे बहुत ही मजबूत रस्सी बनाई जाती है। तो बच्चों, ये तो हमने कुछ ऐसे पौधों के बारे में जाना जिनसे हमें रेशे प्रदान करते हैं। अब आइए पौधों के औषधि गुण के बारे में जानते हैं। क्या आप किन्हीं ऐसे दो पौधों के नाम बता सकते हैं जिनमें औषधि गुण प्राप्त होते हैं? क्या आप इन पौधों को पहचानते हैं? जी हाँ बच्चों, नीम और तुलसी। जी, नीम और तुलसी हमारे घरों में मुख्यतः पाई जाती हैं। हमारे घर के आसपास बड़ी आसानी से दिखने वाली ये नीम और तुलसी बहुत ही गुणकारी होती है। तुलसी की पत्तियां गले की खराश और त्वचा रोग में बहुत ही लाभदायी होती हैं। और नीम के पौधे, बच्चों नीम के पौधों के गुणों की तो बहुत लंबी लिस्ट होती है। जी हाँ बच्चों, नीम के पौधे का लगभग हर भाग किसी न किसी रूप में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके घरों में उसकी दातून इस्तेमाल करते होंगे आपके दादी बाबा ये लोग, क्योंकि वो बहुत ही गुणकारी होती है। और नीम की पत्तियां एक एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग की जाती हैं और ये त्वचा रोग में बहुत ही लाभदायी होती हैं। बच्चों, नीम में इतने गुण होते हैं कि नीम के पेड़ को औषधालय भी कहा जाता है। नीम के गुणों के बखान आप अगर सुनना चाहते हैं तो अपने दादी और बाबा या घर में किसी भी बुजुर्ग से इस पे चर्चा अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सर्पगंधा के बारे में। सर्पगंधा की जो जड़ होती है बच्चों, वो अनिद्रा और रक्तचाप कम करने में लाभदायी होती है। अब ये अनिद्रा रोग क्या होता है? बच्चों, बड़े होने पे कुछ लोगों को नींद ना आने की भी बीमारी हो जाती है, जिसे हम अनिद्रा की बीमारी कहते हैं। इसबगोल बीज की जो भूसी होती है वो कब्ज को ठीक करने में बहुत ही लाभदायी होती है। चाल मोगरा, इसका जो बीज होता है बच्चों, वो कुष्ठ रोग तथा खुजली में बहुत ही उपयोगी होता है। सिनकोना के पौधे का चित्र भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। सिनकोना के पौधे की जो छाल होती है वो उससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है, जिसे हम कुनैन भी कहते हैं। जामुन, जी हाँ बच्चों, जामुन तो आप सभी ने बड़े ही चाव से खाए होंगे। जामुन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जामुन के खाने के बाद जिस बीज को आप फेंक देते हैं, उस बीज से मधुमेह में की दवा बनाई जाती है। मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं, इसमें जामुन के बीज से बनी हुई दवा बहुत ही लाभदायी होती है। यूकेलिप्टस का जो बच्चों पेड़ होता है, उससे निकलने वाले तेल की जुकाम की औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। हर्र, बहेड़ा, आंवला, इन सभी का जो फल होता है वो उदर रोग में उपयोगी होते हैं, यानी कि पेट से संबंधित रोगों में उपयोगी होता है। मुलेठी की जो जड़ होती है बच्चों, वो गले की खराबी, खांसी और ज्वर में उपयोगी होती है। तो यहाँ तो बच्चों हमने कुछ ऐसे पौधों की बात की जिनसे हमें विभिन्न प्रकार की औषधि मिलती है। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जैसे कि एलोवेरा, गिलोय, इन सब में भी बहुत ही अच्छी औषधि गुण पाए जाते हैं। आपके घर की जो रसोई होती हैं, उनमें प्रयोग किए जाने वाले मसालों में भी भरपूर मात्रा में औषधि गुण पाए जाते हैं। इस पर आप अपने घर के बड़ों के साथ चर्चा अवश्य कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पौधों के और क्या क्या उपयोग होते हैं। सभी वृक्षों से प्राप्त लकड़ियों के सूखने के उपरांत उन्हें ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, आपने देखा होगा कि चूल्हे में कई बार हम उपलों का प्रयोग करते हैं और कई बार पेड़ों की सूखी लकड़ियों का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि ईंधन के रूप में भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। और ये लकड़ियां हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? वृक्षों से। विभिन्न प्रकार के वृक्षों से बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, दरवाजे, जो आपके घर में भी प्रयोग की जाती होंगी। ये कुछ खास किस्म के पौधों से प्राप्त की जाती हैं, जैसे साखू, सागौन, शीशम। इन वृक्षों से प्राप्त होने वाली लकड़ियों को हम इमारती लकड़ियां भी कहते हैं। कई जगह पे आम के पौधे के भी लकड़ियों का भी प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में हम करते हैं। पॉपुलर के वृक्ष, जैसा कि आप चित्र में भी पॉपुलर के वृक्ष को देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा लंबा होता है। इस वृक्ष से प्राप्त होने वाली लकड़ियों का प्रयोग हम दियसलाई बनाने में भी करते हैं और प्राकृतिक रूप से बनने वाले कागज में भी इसका प्रयोग होता है। अब
अब बात करते हैं कुछ साज सज्जा की। बच्चों, आप विभिन्न प्रकार के समारोह में जाते होंगे, जैसे विवाह समारोह या किसी अन्य पूजा पंडाल में अगर आप जाते होंगे तो आप वहां की जो साज सज्जा है देखते होंगे, तो उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों और पौधों की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ बच्चों, यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाली फूल और पत्तियों का प्रयोग साज सज्जा के रूप में भी होता है। इन पौधों में कुछ नाम यहाँ हम आपको बताते हैं: चमेली, माधवी लता, चंपा, मोरपंखी, ताड़ और अशोक। इनके अलावा और भी अन्य बहुत से फूल और पत्तियां होती हैं जिनका प्रयोग हम साज सज्जा के रूप में करते हैं। तो आप भी अब अगर किसी अन्य विवाह समारोह में जाते हैं या किसी भी समारोह में जाइए तो वहां की साज सज्जा को ध्यान पूर्वक देखिएगा और पता लगाने का प्रयास कीजिएगा कि इस सजावट में किन किन पौधों के फूलों और पत्तियों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बच्चों, पेड़ से ही हमें रबड़ प्राप्त होता है। जी हाँ, जो प्राकृतिक रूप में रबड़ पाई जाती है वो पौधों से प्राप्त होती है। रबड़ के पेड़ से रबड़ शीर यानी कि पौधे का जो रस होता है उससे प्राकृतिक रूप में रबड़ बनाई जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो ये तो बच्चों बात हुई पौधों की उपयोगिता की बात में कि पौधे किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पर बच्चों, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनसे हमें हानि भी पहुंचती है। तो आइए जानते हैं कि और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनसे कि हमें हानि पहुंचती है। पर उससे पहले बच्चों, एक चीज तो रही गई और वो है हाउस बोट। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ आपको एक हाउस बोट दिखाई दे रहा है, यानी कि नाव पे बनने वाले मकान, जो कि जम्मू कश्मीर में बहुतायत से पाए जाते हैं। वहां की झीलों में हाउस बोट बनाए जाते हैं जो कि लकड़ियों से ही बनते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं और पौधों से होने वाली हानियों को भी जानते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे पौधों के नाम जानते हैं जिनसे छूने से या जिनके संपर्क में आने पर हमारे शरीर में खुजली या जलन होने लगती है। उन पौधों में सबसे पहले हम देखते हैं गाजर घास, जो कि खेतों में या किसी भी खुले मैदान में बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। बच्चों, ये जो गाजर घास होती है वो 1 वर्षीय शाकीय पौधा होता है, यानी कि हर साल आसानी से निकलने वाले पौधे होते हैं। 1 से 1.5 मीटर तक लंबी गाजर घास के पौधे का तना रोएदार, अत्यधिक शाखा युक्त होता है। गाजर घास को छू जाने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। जी हाँ बच्चों, इसको छूने से हमारे शरीर में खुजलाहट होने लगती है, इसीलिए ये हमारे लिए हानिकारक है। ये जंतुओं के शरीर में भी छू जाने पर उन्हें भी परेशान करती है। अब बात करते हैं केवाच के रोए की। बच्चों, जो केवाच होती है वो 2 प्रकार से पाई जाती है। एक जंगली केवाच होती है और दूसरी केवाच की फली, जिसे हम सब्जी के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, केवाच का जो रोया होता है बच्चों, वो इस प्रकार से भूरे रंग का दिखाई देता है, जिसको छू जाने पर त्वचा में खुजली उत्पन्न होती है। तो यानी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं पपीते की। बच्चों, पपीता जो होता है वो बहुत ही लाभदायी फल होता है, इसमें बहुत ही गुण होते हैं। परंतु जो कच्चे पपीते का जो रस होता है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा, ये इसके रस जो सफेद दूध जैसा दिखता है, ये कुछ लोगों के शरीर में जलन या एलर्जी उत्पन्न करता है। और साथ ही साथ जो कच्चा पपीता होता है वो गर्भवती महिला के लिए भी हानिकारक होता है। अब बात करते हैं काजू की। काजू खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही पौष्टिक भी होता है। परंतु बच्चों, जो कच्चा काजू होता है, इसका जो आवरण होता है वो हानिकारक होता है। इसको छूने से खुजली होने लगती है। और साथ ही साथ जो कच्चा काजू, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, ये जो कच्चा काजू होता है इसे सीधे नहीं खाना चाहिए। इसीलिए जो बाजार में जो काजू आपको मिलता है वो बिना प्रोसेस किए नहीं बेचा जाता है। तो बच्चों, कभी भी कच्चा काजू खाने से बचिएगा। तो ये कुछ ऐसे पौधे बच्चों हमने जाना जिनसे कि खुजलाहट उत्पन्न होती है। अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं बच्चों जो कि जहरीले होते हैं। बच्चों, जहरीले का अर्थ ये नहीं है कि इनको छू लेने से या खा लेने से किसी की मृत्यु हो जाती है। जहरीले का अर्थ यहाँ सिर्फ इतना है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके छूने से जलन या किसी प्रकार की हमें हानि पहुंचती है। पुराने समय में जब लोग शिकार किया करते थे तो किसका प्रयोग करते थे बच्चों?
धनुष बाण का। जी हाँ, आपने भी धनुष बाण का खेल खेला होगा, लेकिन वो आपके मनोरंजन के लिए होता है। परंतु प्राचीन काल में धनुष से ही, तीरों से का ही प्रयोग करके लोग शिकार किया करते थे। तो उस समय कुछ ऐसे पौधे थे जैसे रिस्पैचा और कुरारे, जो कि थोड़े जहरीले होते थे। तो इन पौधों के रस को वो अपने तीरों में लगा लेते थे, और जिससे उनको शिकार करने में आसानी होती थी। अब बात करते हैं पीली कनेर और मदार की पतंग। बच्चों, ये जो पीली कनेर होती है, जो कि हमारे आसपास आसानी से देखी जाती है, और मदार का पौधा, ये दोनों ही हमारे आसपास आसानी से पाए जाते हैं। परंतु बच्चों, ये दोनों ही हमारे लिए हानिकारक होती हैं। पीली कनेर की जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी सी जहरीली या कड़वी कह सकते हैं होती हैं, और शायद इसीलिए बच्चों आपने देखा होगा कि पीली कनेर को कोई भी जीव जंतु नहीं खाते हैं। पीली कनेर का फूल तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हानिकारक होती हैं। अब बात करते हैं मदार के पौधों की। मदार के पौधों को अगर आपने तोड़ा होगा तो देखा होगा इसमें से सफेद रंग का द्रव निकलता है, जिसे हम मदार के पौधे का दूध भी कहते हैं। पर ये अगर हमारी त्वचा पर लग जाता है या हमारी आंखों में पड़ जाता है तो ये हमें हानि पहुंचाता है, और इससे जलन भी उत्पन्न होती है। तो बच्चों, इन पौधों से थोड़ी सी सावधानी रखिए। अब बात करते हैं कुछ मादक पदार्थ की। बच्चों, आप तो ये सभी जानते हैं कि जो मादक पदार्थ होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। परंतु बच्चों, क्या आप जानते हैं ये मादक पदार्थ भी विभिन्न प्रकार के हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। भांग और पोस्ता तथा कोको, इन पौधों से विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। भांग, इसके विभिन्न भागों से गांजा, चरस, भांग, इस तरह के मादक पदार्थ बनाए जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। परंतु बच्चों, अगर इनकी बहुत थोड़ी मात्रा प्रयोग की जाए तो इनमें औषधि गुण भी होते हैं। पोस्ता, पोस्ते के पौधे से अफीम, मार्फिन और हेरोइन, इस तरह के मादक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे होंगे पोस्ते के पौधे को। पोस्ते के फल से इस तरह से चीरा लगा करके उसमें से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे सुखा करके हम मार्फिन, अफीम आदि मादक पदार्थ बनाते हैं। बच्चों, इनकी जो खेती होती है वो पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, यानी कि इनका खेती के लिए हमें सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। हो सकता है बच्चों आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जो हमारे लिए हानिकारक है उसकी खेती हम क्यों करते हैं। परंतु बच्चों, ये हानिकारक होते हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो, इनको अगर थोड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाए तो इनसे विभिन्न प्रकार की औषधि भी बनाई जाती है। जैसे कि पोस्ते के दाने का प्रयोग तो हम सभी अपने घरों में करते हैं, ये बहुत ही लाभदायी होती है। लेकिन मादक पदार्थ यानी कि जैसे कि अफीम है, मार्फिन है, हेरोइन है, कोकीन है, इनका प्रयोग अगर हम ज्यादा मात्रा में कर लेते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, और इनसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, टीबी, लीवर सिरोसिस आदि। तो ये तो बच्चों हमने पूरी तरीके से जाना कि कौन कौन से पौधे हमारे लिए लाभदायी होते हैं और कौन कौन से पौधे हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा को समाप्त करने से पहले आइए कुछ होमवर्क देख लेते हैं, यानी कि गृह कार्य। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाए गए हैं। इस प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, कोई एक विकल्प सही है, जिसे चुन करके आपको अपनी पुस्तक में लिखने हैं। और बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस स्क्रीन पे दिखाए गए सभी प्रश्नों को हल करने में आप स्वयं सक्षम होंगे। अगर नहीं तो आप अपने घर में किसी बड़े की भी सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ चलिए कुछ प्रोजेक्ट वर्क की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में आप बच्चों क्या करना है कि आपको अपने घर के आसपास पाए जाने वाले कुछ ऐसे पौधों की सूची बनानी है जिनसे खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो इसी के साथ बच्चों, आपने देखा कि पौधे कितने उपयोगी होते हैं। तो पौधों से बेहतर कोई मित्र हमारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आज के सुविचार के साथ ही हम हमारी कक्षा को समाप्त करते हैं।